जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी आप सोशल साइट यूज़ करते हो। आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, सीखेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं, उन्हें आपको करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके पीछे का जो भी लॉजिक होगा वह सारी बातें आपको डिस्कस की जाएगी। पूरी क्लास आपको 0 लेवल से शुरुआत की जा रही है और आपके लेवल अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इस क्लास में हम 0 से शुरुआत करेंगे ज़रूर, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए उन कॉन्सेप्ट का बड़े क्वेश्चन में कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यह सारी बातें सीखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या जो भी क्वेश्चन कैलेंडर से पूछे जा सकते हैं, उन सभी बातों का यहाँ डिस्कशन होगा। तो यदि आप पहली क्लास से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही जब क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा। तो आज हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि कैलेंडर। यहाँ से आपके पेपर में किसी वनडे एग्जाम की यदि बात करोगे, केवल एक पेपर आप हटा दो, बैंक का पेपर, तो सभी पेपर में ऑलमोस्ट 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में मिनिमम आते हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी पेपर की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टेट लेवल के यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, इसके बाद से जो भी स्टेट लेवल के और भी पेपर होते हैं आप यूपी SSS के थ्रू, इसके अलावा यदि बात करोगे तो एसएससी के जितने पेपर होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीएसआई, सभी पेपर में, रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सभी को चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, चाहे 1 नंबर आए चाहे 2 नंबर आए, आपका काम है सारी प्रिपरेशन को बेहतर करना। तो हम सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैलेंडर क्या चीज़ होती है। तो बड़ा कैलेंडर एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम किसी डे के बारे में, किसी मंथ के बारे में, किसी ईयर के बारे में, किसी इवेंट के बारे में या किसी फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे कैलेंडर कहते हैं। बातें क्लियर हुई आप? यानी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है। किसी फेस्टिवल के बारे में जान सकते हैं कि दिवाली कब आएगी, होली कब है। इसके अलावा किसी इवेंट की बात करोगे कि आपका गांधी जयंती कब है, 15 अगस्त कब है। इन सभी बातों को हम कैलेंडर के माध्यम से जान सकते हैं। और जब बात कैलेंडर की होगी तो आपके जहन में 2 बातें आती होंगी कि कैलेंडर तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आप जानते हो तो कैलेंडर होता है आपका हिंदी का कैलेंडर, और दूसरा ये होता है आपका इंग्लिश का कैलेंडर। एक तो आपका हिंदी का कैलेंडर होता है, दूसरा कौन सा होता है भाई? इंग्लिश का कैलेंडर होता है। अब बात करते हैं कि पेपर में सर किस कैलेंडर से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपसे पेपर में हमेशा इंग्लिश कैलेंडर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी कैलेंडर से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें कैलेंडर की, ज़रूरी भी है आपको जानना किस कैलेंडर को आपको पढ़ना है, वो कैलेंडर किसका है, किसने बनाया है, या सारी बातें डिस्कशन की जाएगी। तो मैं आपका 5 मिनट का टाइम लूँगा थोड़ा सी हिस्ट्री में डिस्कस करने के लिए। भाई बात करेंगे हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर दोनों की, तो भारत देश में दोनों के ही अपने आप में मान्यता दी गई है। दोनों कैलेंडर का अलग अलग यूज़ है, तो इसीलिए हमने दोनों कैलेंडर आपके बोर्ड पे लिखे। हिस्ट्री से जब रिलेट करेंगे तो हम दोनों बातों को डिस्कस करेंगे। यदि आप उस अर्बन एरिया से छोड़कर या रूरल एरिया से यदि आप आते होंगे तो जो आपके घर में दादाजी दादी जी होंगी, यदि आप उनसे वर्ष के महीनों के नाम पूछोगे तो वह जनवरी, फरवरी, मार्च 9 बता के हिंदी महीनों के नाम बताते हैं। जैसे आपका आषाढ़, सावन, भादो, इस तरीके के महीने के नाम लेते हैं। और जो नई जनरेशन है उनसे यदि पूछा जाएगा तो वो हिंदी कैलेंडर के बारे में नहीं बताएंगे भाई, किस कैलेंडर के बारे में बताते हैं? इंग्लिश कैलेंडर के बारे में बताते हैं। तो यदि हमारे जो बड़े लोग हैं वह हिंदी कैलेंडर के बारे में जानते थे पहले, इसकी मीनिंग यह है कि कहीं न कहीं भारत में पहले हिंदी कैलेंडर प्रचलन में था। अब उसके कुछ साल बाद से कौन सा कैलेंडर प्रचलन में आने लगा? तो अंग्रेजी का कैलेंडर प्रचलन में आने लगा। हिंदी का कैलेंडर भारत देश में प्रचलन में था। इस बात का प्रमाण यह है कि आज भी मैक्सिमम लोग जो हमारे दादा दादी जी के उम्र के होंगे, यदि उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं किया है, चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आज भी वो हिंदी कैलेंडर को ही जानते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर को नहीं जानते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले प्रचलन में था, लेकिन रीज़न ऐसा क्या हुआ कि हिंदी का कैलेंडर टाइम के साथ में छूटता गया और हम अपना मूव होते गए इंग्लिश कैलेंडर की तरफ।
तो कुछ साल पहले की बात करोगे तो भारत देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, ब्रिटिश राज कर रहे थे और ब्रिटिश केवल भारत पे ही नहीं अदर देशों में भी राज कर रहे थे। और ब्रिटिश का जो मॉडल था वह एक बिजनेस मॉडल को अपनाते थे। किसी कंट्री पे वो आक्रमण करके न करके कब्जा करते थे, वह एक बिजनेस वहाँ इन्वेस्ट करके बिजनेस बनाकर वहाँ से देश पर कब्जा करते थे। जैसे भारत पे उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की और उसी से भारत जैसे बड़े देशों पर राज किया। तो वह एक बिजनेस मॉडल को अपनाते थे। अपने बिजनेस को बेहतर कैसे कर सकें इस बात को उन्होंने फोकस किया और उन्हें एक ऐसे कैलेंडर की तलाश थी जिसमें एक दिन यदि कहीं लिखा जाए तो पूरे विश्व में सेम दिन हो। भाई भारतवासी इस बात को समझते थे कि आज आषाढ़ है, सावन है, इस तरीके की बातें। तो उन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर का जो इम्प्लीमेंट दिया, उन्होंने फोर्स किया या कह लो कि यूज़ करने के लिए जो श्रेय जाता है वह अंग्रेज़ों का ही ज़्यादा है। भाई उन्होंने इंग्लिश कैलेंडर को इसलिए भारत में लेकर या ज़्यादातर यूज़ करने के लिए लोगों को बोला क्योंकि अंग्रेज़ी की कैलेंडर की एक खास चीज़ यह है कि यदि आज 1 जनवरी भारत में है तो पूरे विश्व में क्या होगी भाई 1 जनवरी होगी। तो यदि ब्रिटिश किसी अदर कंट्री में हो या आप यहाँ इस कंट्री में हो, अगर अपने डाटा को एक दिन में मैनेज करना चाहें तो एक इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। उन्हें हर देश के अकॉर्डिंग कैलेंडर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, न दिन ना ही वर्ष लिखने की ज़रूरत होती। इसीलिए कौन से कैलेंडर को इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की भाई, लोगों पर थोपा वह कैलेंडर कौन सा था भाई, आपका अंग्रेजी का कैलेंडर था। लेकिन बात यह होती है जब देश आज़ाद हो गया फिर से हमने किस कैलेंडर को मान्यता दी, किसको नहीं दी। तो भाई आज़ादी के पहले से ही हमारे देश में अंग्रेजी का कैलेंडर यूज़ में आ चुका था, लेकिन साथ साथ में कौन सा कैलेंडर यूज़ हो रहा था, तो आपका जवाब होगा सर हिंदी का भी कैलेंडर यूज़ हो रहा था। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से भारत ने हिंदी कैलेंडर को मान्यता दी, बोला कि भारत देश का जो राष्ट्रीय कैलेंडर होगा वह हिंदी का ही कैलेंडर होगा, जिसे नाम दिया जाएगा हिंदी पंचांग के। और उन्होंने बोला कि जो सरकारी काम काज है तो जो कैलेंडर यूज़ होगा उसका नाम होगा भाई अंग्रेज़ी का कैलेंडर। अब अंग्रेज़ी के भी बहुत सारे कैलेंडर हैं जो यूज़ होते हैं विश्व में। तो भाई अभी भी 32 से ज़्यादा कह लो कैलेंडर, 30 से ज़्यादा यूज़ होते हैं अभी विश्व में। लेकिन हमने जिस कैलेंडर को अपनाया अंग्रेज़ी का, उस कैलेंडर का भाई नाम था आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। यह एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर नाम रखा गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर। इन्हीं के नाम से इस कैलेंडर को रखा गया और यही अंग्रेजी का कैलेंडर है जिसे हम अपने देश में यूज़ करते हैं। तो आज़ादी के बाद से जब हर किसी की मान्यता दी जा रही थी राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, तो उसी बात से मान्यता दी गई कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर होगा वह कौन सा होगा भाई हिंदी, जिसे हिंदी पंचांग के नाम से जाना जाता है। और जो भारत का सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में काम काज हेतु प्रयोग होगा उस कैलेंडर का नाम क्या होगा अंग्रेजी का। और अंग्रेजी का वह कौन सा कैलेंडर है जिसे भारत ने अपनाया है, उसका नाम है भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इसे भारत ने 22 मार्च 1957 को ऑफिशियली एडॉप्ट किया था। यह बात भाई ध्यान देना, यूज़ तो पहले से कर रहे थे लेकिन आज़ादी के बाद से हमने ऑफिशियली इस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया कि हम अंग्रेजी कैलेंडर का यूज़ करेंगे। यह तो बहुत छोटी सी रही हिस्ट्री के बारे में, जो आपको बारे में बताया गया हिस्ट्री के बारे में। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में कि इस कैलेंडर में कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ाई जाएगी, जिस कॉन्सेप्ट से जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहीं उस बात को डिस्कस किया जाएगा। तो हम कैलेंडर की शुरुआत करते हैं और कैलेंडर में भाई बोर्ड पर लिखते हैं। भाई ध्यान देना, अगर कैलेंडर की किसी सबसे छोटी यूनिट की बात करो, सबसे छोटी यूनिट की, तो एक दिन होता है। और एक दिन में यदि बात करोगे तो कितने घंटे होते हैं भाई 24 घंटे होते हैं। और ये जो 24 घंटे होते हैं वह रात के आपके 12 बजे से शुरू होते हैं और रात के अगले दिन कब तक चलते हैं, तो आप कहोगे 12 बजे रात तक ही होते हैं। यानी रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो एक दिन के बराबर होता है। और इसमें कितने घंटे होते हैं, तो भाई 24 घंटे होते हैं। चीज़ें इतनी समझ में आ गई। अगर बोर्ड पर हम लिखे हैं 24 घंटे तो इसका आगे हम यूज़ करेंगे जब आपको कुछ बातें बताई जाएंगी। तो जो भी बोर्ड पर लिखेंगे वह चीज़ें आपकी काम की होगी, इस चीज़ भाई ध्यान देना। इसके बाद से अब नंबर ऑफ डेज के बारे में बात करोगे कि दिन कितने होते हैं। अगर डे के बारे में बात हो गई है तो भाई दिन आपके कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर 7 दिन होते हैं। मंडे होता है आपका, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे और कौन सा दिन होता है भाई संडे। इन्हीं 7 दिनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सर इन्हीं 7 दिनों को मिलाकर एक सप्ताह का नाम दिया जाता है भाई। यानी एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा सर 7 दिन होते हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या सप्ताह की शुरुआत हमेशा मंडे से होती है या किसी और दिन से होती है? क्या सप्ताह की शुरुआत हमेशा मंडे से होती है या किसी और दिन से होती है? तो बड़ा आपका जवाब होना चाहिए कि सर सप्ताह की शुरुआत मंडे से हो, ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होता है। वो एक सर्कुलर फॉर्मेट में हमेशा दिन चलता रहता है। मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे, फ्राइडे के बाद भाई सैटरडे और सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है भाई संडे। यदि सप्ताह की बात करोगे तो कभी भी ये जरूरी नहीं है कि सप्ताह की शुरुआत मंडे से ही होती, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। सप्ताह की मीनिंग यह होती है कि आप जिसे सप्ताह बता रहे हो उसमें 7 के 7 दिन आने चाहिए, चाहे शुरुआत किसी भी दिन से हो सकती है। यह बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मंडे से ही हो भाई। यदि शुरुआत मान लो मंडे से होती है, यदि शुरुआत आपकी मंडे से होगी तो जब संडे आएगा तो सभी के सप्ताह के दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप कहोगे एक सप्ताह हमारे पूरे हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन यदि शुरुआत आपकी ट्यूसडे से हो, तो जब आपकी शुरुआत ट्यूसडे से होगी तो जब मंडे आएगा तो आपके एक सप्ताह पूरे हो जाएंगे, तो आपका जवाब होगा सर मंडे तक आने में एक सप्ताह होगा। यदि शुरुआत आपकी फ्राइडे से होती है तो जब आपकी शुरुआत फ्राइडे से होगी तो थर्सडे आने पर आपके कितने वीक कंप्लीट हो जाएंगे? एक वीक कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आपकी शुरुआत संडे से होगी तो भाई संडे से कब कंप्लीट होगा? सैटरडे को। तो जब सैटरडे आएगा तो आपका क्या होगा भाई? एक सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई तो भाई बताइएगा भाई। बात यह है कि कभी भी सप्ताह की शुरुआत मंडे से हो यह बात ज़रूरी नहीं होती है। सप्ताह की शुरुआत किसी भी दिन हो सकती है, लेकिन उस सप्ताह में 7 के दिन आने चाहिए, चाहे दिन की शुरुआत किसी दिन हो। इसके बाद से जो अगला कॉन्सेप्ट यूज होता है वह यह होता है भाई विषम दिन ज्ञात करने के लिए कि विषम दिन क्या होते हैं हमारे ऑड डेज। विषम दिन क्या होते हैं भाई? विषम दिन तो बड़ा दिनों की संख्या को लिख लेना, अगर नोट करके पॉइंट लिखना चाहो तो भाई दिनों की संख्या को जब हम 7 से भाग देते हैं, दिनों की संख्या को यदि आप 7 से भाग देते हो तो जो आपका शेषफल बचता है वही आपका क्या कहलाता है भाई? विषम दिन कहलाता है। जब आप 7 से किसी को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज को, तो जो आपका रिमाइंडर बचता है वही क्या कहलाता है भाई? विषम दिन कहलाता है। इसकी मीनिंग यह हुई कि ऐसे दिन जो किसी सप्ताह को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है भाई? विषम दिन कहा जाता है। तो यदि विषम दिन निकालने होंगे तो निकालने का तरीका आपको बोर्ड पे बता दिया गया होगा। जैसे जब हम बात करें आपसे कि 8 दिन दिया गया है और आपसे पूछें इसमें विषम दिन कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा सर 8 दिन में या 7 दिन मिलकर तो एक सप्ताह बना देंगे, लेकिन एक ऐसा दिन होगा जो किसी सप्ताह को पूरा नहीं करेगा, और वही जो एक्स्ट्रा दिन है उसी का नाम क्या पड़ता है भाई? ऑड डेज पड़ता। बात समझ में आई कि नहीं? यदि बात करोगे आप 10 दिन की तो आपका जवाब होगा सर इस 10 दिन में 7 दिन होंगे और प्लस 3 दिन और होंगे, लेकिन जो यह 7 दिन हैं वह आपके एक सप्ताह बन जाएंगे, लेकिन जो यह 3 दिन है वह किसी सप्ताह को नहीं बना सकता है, इसीलिए एक्स्ट्रा डे है। इसका नाम कितना हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? ऑड डेज हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? इसी तरीके से यदि नंबर बढ़ते जाएं, जैसे हम कहते हैं 19 दिन में बताइए कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहोगे सर 19 दिन में 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बना देंगे, फिर से 7 दिन जो अगला आएगा एक सप्ताह बन जाएंगे, और उसके बाद से 5 दिन और हो जाएंगे भाई। तो भाई यह 2 साथ साथ मिलके कितने सप्ताह बना देंगे? तो आपका जवाब होगा सर 2 सप्ताह बन जाएगा, या 5 दिन एक्स्ट्रा होगा, और इसी का नाम क्या दिया जाएगा भाई? ऑड डेज। तो आपने देखा कि हमेशा हम कितने का पेयर निकाल रहे हैं, तो आपका जवाब होगा सर 7 का पेयर निकाल रहे हैं, इसीलिए हम दिनों की संख्या को किससे डिवाइड कर सकते हैं भाई? 7 से। विषम दिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पूरे कैलेंडर को यदि आपको समझना है, तो यदि आपने विषम दिन ऑड डेज के बारे में समझ लिया तो पूरा कैलेंडर आपको हर एक बात बेहतर समझ में आ सकती है। क्यों भाई? कैलेंडर रिपीट करता है, मंथ का कब रिपीट करता है,
शताब्दी वर्ष के लास्ट दिन क्या होते हैं, किसी सेंचुरी ईयर के फर्स्ट डे क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ सकती हैं यदि विषम दिन का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी हमने नंबर ऑफ डेज पे निकालना शुरू किया है, फिर भाई वर्ष पे निकालेंगे तो बड़े बड़े सालों में निकालेंगे, तो वहाँ पर आपको समझना जरूरी है। फिलहाल आपके लिए बस इतना ही अभी के लिए है कि दिनों की संख्या को जब 7 से डिवाइड करोगे तो जो शेषफल बचेगा उतने ही क्या बनते हैं भाई, विषम दिन बनते हैं। अब यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वह बोर्ड पर कराने जा रहे हैं, और जरा उसे बोर्ड पर भाई समझिएगा। हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च महीने वर्ष कौन से होते हैं, सारी बातों का डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन हमने कहा एक सीक्वेंस में ही चलना है हमें, तो सारे सीक्वेंस से जहां जहां पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं भैया। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है n दिन बाद पर आधारित प्रश्न, n दिन बाद पर आधारित, जरा बोर्ड पर देखना भाई। क्वेश्चन ऐसे आता है कि आज मान लो मंडे है, तो आपसे पूछा जाता है कि 1313 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी यदि आज का दिन देकर आज से आगे का दिन पूछा जाए या फिर आज से पीछे का दिन पूछा जाए तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, इन सभी बातों का मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे हमने कहा 1717 दिन पहले कौन सा होगा भाई, 1700 कितना भाई, 17 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो आज का दिन बताया गया है कौन सा भाई, मंडे। आज का दिन बताया गया फ्राइडे, लेकिन यहाँ 1717 दिन पीछे जाना है और यहाँ पर 1313 दिन कहाँ जाना है भाई, आगे जाना है। तो जरा बोर्ड पर देखना, कुछ बातें बताने जा रहे हैं, फिर आपको इस कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं भाई। यदि हम इस एक महीने का कैलेंडर लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भाई बोर्ड पे देखना। अगर इस दिन हम मंडे मान ले, मंडे है कि नहीं इसके बारे में नहीं भाई कंफर्मेशन, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए एक दिन मान लिया भाई। फ्राइडे हो जाएगा भाई, सैटरडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा, फिर से कौन सा दिन आ जाएगा भाई, मंडे। इसके बाद से आपका ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यहाँ पर सैटरडे, यहाँ कौन दिन आ जाएगा भाई, संडे, यहाँ कौन सा दिन आ जाएगा, मंडे। ज़रा बोर्ड पे एक बात ध्यान देना, अगर आज मंडे है तो फिर से मंडे कितनी तारीख को आ रहा है, 8 तारीख को आ रहा है, तो कितने दिन बाद आ रहा है भाई, 7 दिन बाद आ रहा है। हमने कहा आज यदि मंडे है तो फिर से दूसरी बार मंडे कब पड़ता है, तो 7 दिन बाद पड़ता है। तो दिन हमेशा 7 दिन बाद क्या होते हैं भाई, रिपीट करते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो यदि मान लो आज मंडे दिया जाता कि आज आपका मंडे है और आप 7 दिन बाद का दिन बताइए, जब प्लस करेंगे तो भाई आगे की बात कर रहे हैं, तो आपका जवाब होता कि सर इस 7 को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, सर 7 से। कितना आ जाता भाई, 0। और इसी 0 को मंडे में जब 0 जोड़ देते तो कौन सा दिन आ जाता, तो आपका जवाब होता सर मंडे। भाई आज मंडे है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन जोड़ने पर कौन सा दिन आ रहा भाई, मंडे, क्योंकि हर 7 दिन बाद दिन क्या होता है, रिपीट होता है। यदि आज मंडे होता और आज 8 दिन बाद जोड़ना होता तो भाई 8 दिन बाद कौन सा दिन आ जाता भाई, ट्यूसडे। तो आप कहते 8 को सर यदि हम 7 से डिवाइड कर देते तो कितना रिमाइंडर बचता, तो आपका बचता रिमाइंडर 1। तो इसी मंडे में एक दिन आगे चले जाते तो कौन सा दिन आ जाता भाई, आपका जवाब होता सर ट्यूसडे। बात समझ में आई। और यदि मान लो आज मंडे है, यदि मान लो आज मंडे है और आपसे पूछा जाए 11 दिन बाद बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन बाद कौन सा दिन पड़ रहा है भाई, फ्राइडे। तो 11 को आप 7 से डिवाइड करते तो कितना बच जाता, तो आपका जवाब होता सर 5। 5 दिन आगे जाना है तो भाई 5 प्लस करोगे मंडे में, तो मंडे में 5 प्लस करोगे तो उस दिन जो दिन आएगा आपका भाई, कितने दिन जुड़ने थे, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फ्राइडे आएंगे भाई। तो मंडे बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कितने दिन जोड़ा, एक मिनट रुकना भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जोड़ोगे, 4 बचेगा भाई। 11 को जब 7 से डिवाइड करो कितना बचेगा, 4, और 4 जोड़ोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि यदि आज का दिन देकर हमसे आने वाले आगे दिनों का दिन पूछा जाएगा तो उस दिन को किससे डिवाइड करने वाले हो, 7 से। तो जो रिमाइंडर बचेगा, आगे जाना होगा तो प्लस करना होगा और पीछे जाना होगा तो क्या करना होगा, माइनस।
जैसे हम आपसे कहें कि यदि आज मंडे है और आप जाना है भाई 13 दिन पहले दिन जाकर बताना है कौन सा दिन होगा, तो भाई बोर्ड पर ध्यान देना, 15 तारीख को यदि मंडे है 13 दिन पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दिन कौन सा आ रहा है? ट्यूसडे। तो आप कहते इसको 7 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता भाई? 6। तो भाई 6 दिन पीछे जाना होता, तो मंडे से जब 6 दिन पीछे जाते तो दिन कौन सा आ जाता? ट्यूसडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता भाई? ट्यूसडे। तो आज से यदि आगे जाना हो या पीछे जाना हो तो आपको करना यह है कि दिनों की संख्या को हम 7 से डिवाइड करेंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा आगे जाना होगा तो आगे प्लस करके जाएंगे, और यदि आपको पीछे जाना होगा तो क्या करके जाओगे भाई? माइनस करके जाओगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। एक बात यहाँ से और सीखना भाई, यदि हम आपसे कहें कि आज जो दिन दिया गया है वहाँ से 6 दिन आप आगे जाइए, आज जो दिन दिया गया है वहाँ से 6 दिन आगे, तो भाई बोर्ड पे देखना, यदि मान लो मंडे है और यहाँ से 6 दिन आगे जाना है, यहाँ मंडे है, इसको मान लेना भैया, किसी दिन जाना भाई फ्राइडे से मान लेते, कितने दिन आगे जाना है भाई? 6 दिन। 1 2 3 4 5 6, तो भाई दिन कौन सा निकल रहा? थर्सडे। हमने माना आज फ्राइडे है तो भाई 6 दिन बाद कौन सा दिन आ रहा है भाई? थर्सडे। तो आप 6 दिन न जाकर फ्राइडे से 1 दिन भी पहले जाते तो दिन कौन सा आ जाता भाई? थर्सडे। इसका मतलब यह है कि 6 दिन यदि आपको आगे जाना है तो यदि आप 1 दिन उससे आगे चले जाओ तो दिन वही मिलता है, क्योंकि 7 का पेयर बनता है। और यदि मान लो आज आपका फ्राइडे है और आज से 5 दिन आगे जाना है, 1 2 3 4 5, तो दिन कौन सा मिलने वाला है? वेंसडे। तो 5 दिन आगे जाने से बेहतर यह होगा हमारे लिए कि हम कितने दिन पीछे चल रहे हैं, तो आप कहोगे सर 1 और 2 दिन, तो दिन कौन सा मिल जाएगा भाई? वेंसडे। कितने दिन पीछे भाई? 2 दिन। उसी तरीके से यदि 4 दिन आपको आगे जाना होगा तो कितने दिन पीछे जा सकते हो? 3 दिन। यदि आपको 3 दिन आगे जाना होगा तो कितने दिन पीछे जा सकते हो भाई? 4 दिन जा सकते हो, 4 दिन पीछे जा सकते हो। बोर्ड पे देख लो, यदि आपको 3 दिन आगे जाना है तो कितने दिन पीछे जा सकते हो? तो भाई 4 दिन पीछे जा सकते हो। इसके अलावा यदि आपको 2 दिन आगे जाना है तो कितने दिन पीछे जा सकते हो? तो 5 दिन पीछे जा सकते हो। और यदि 1 दिन आगे जाना है तो कितने दिन पीछे जा सकते हो? 6 दिन। अब इसका यूज कैसे करोगे वह ज़रा बोर्ड पर भाई समझ लेना। यदि आज का दिन दिया जाए, आपसे कहा जाए 6 दिन बाद का दिन ज्ञात कीजिए, तो आपको 6 दिन आगे जाने में टाइम लगेगा। उससे बेहतर है कि हम 1 दिन कहाँ चल रहे भाई? पीछे। और यदि 5 दिन आगे जाना होगा तो बेहतर 5 दिन आगे जाना या 2 दिन पीछे? तो आपका जवाब होगा सर 2 दिन पीछे जाना आसान होगा। 4 दिन आगे जाने से बेहतर क्या होगा भाई? 3 दिन पीछे चल लो। लेकिन 3 दिन यदि आगे जाना हुआ तो 4 दिन पीछे नहीं चलोगे, तो सर 4 दिन पीछे क्यों लिखे हो, इसकी बात को समझ लेना। लेकिन जब आपको 6 दिन आज से पीछे जाना हो तो कितने दिन आगे चलोगे? तो आप कहोगे सर 1 दिन आगे चलेंगे। यदि 5 दिन पीछे जाना है तो कितने दिन आगे चलोगे? 2 दिन। यानी जो आपको सूटेबल लगे, तो सूटेबल यह होता है कि आज से 6 दिन आगे जाना है तो हम 6 दिन आगे नहीं जाएंगे, हम आपके जाएंगे 6 दिन आगे जाने के बजाय भाई 1 दिन कहाँ जाएंगे भाई? पीछे जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको आज से 5 दिन आगे जाना है तो 2 दिन कहाँ जाओगे? पीछे। 4 दिन आगे जाना है तो 3 दिन कहाँ जाओगे भाई? पीछे। यदि इतनी बातें समझ में आ गई है तो इसे कॉपी करो, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। यह चीज़ें कॉपी कर लेना बोर्ड पर भाई। देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको जरा समझ लेते हैं भाई। जैसे हमने कहा आज मंडे है और आपको बताना है आज से 1313 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज यदि फ्राइडे है तो 1919 दिन बाद आपको बताना है। जहां प्लस लिखेंगे वहां आगे की बात हो रही है, चीज़ ध्यान देना भैया। यदि आज सैटरडे है तो आज से 1323 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज संडे है, यदि आज संडे है तो आज से 719 दिन पहले कौन सा दिन था।
यदि आज मंडे है तो 2123 दिन पहले कौन सा दिन था? यदि आज सैटरडे है, यदि आज सैटरडे है तो 1947 दिन पहले कौन सा दिन था? जहां प्लस लिखे हैं आगे जाकर आंसर देना है, जहां माइनस लिखे वहां पीछे जाके आंसर देना है। चलो भाई बोर्ड पर देखना, हमेशा आप 7 से डिवाइड करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पूरे कैलेंडर में आपको 7 से डिवाइड करने की हर बार ज़रूरत पड़ेगी। तो 7 से आपको डिवाइड करने के बाद से रिमाइंडर लिखना होगा। तो डायरेक्ट कोशिश करना आप डिवाइड करने की, आप हमेशा बेसिक तरीके से मत करना। भाई 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एक कम 7 बचेगा कितना भाई? 6 61 होगा। भाई बोर्ड पर देखते रहना, 7 एक कम 7, 13 में से भाई 7 गया, बचा 6 61 हुआ। तो 7 8 56 कितना बचा भाई? 5 53 हुआ। 7 7 49 कितना बचेगा? 4। भाई 4 प्लस करोगे कि माइनस करोगे? तो आपका जवाब होगा सर 4 प्लस करेंगे। तो 4 प्लस करना या 3 दिन पीछे जाना, दोनों बातें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और कौन सा दिन आ जाएगा? तो इस दिन कौन सा दिन निकल कर आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर फ्राइडे आएगा। चीज़ें क्लियर है? दूसरे वाले को देखना भाई, 7 आज फ्राइडे है, 1919 दिन बाद का दिन बताना है। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14 कितना बचेगा भाई? 5 51 हुआ। बोर्ड की तरफ ध्यान देना भाई, 7 दूना 14 बचेगा कितना? 5 51 हुआ। 7 7 49 बचेगा कितना भाई? 2 29 हुआ। 7 चौका 28 कितना बचेगा? 1। तो 1 क्या करोगे भाई? प्लस। बेटा 1 प्लस करना ही बेहतर है आपके लिए, ना कि आपको 6 दिन पीछे जाना होगा। तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा भाई? सैटरडे होगा। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, सेम पैटर्न से आंसर देंगे। 7 से डिवाइड करना और रिमाइंडर लिखना आपको आने चाहिए। 7 से डिवाइड करने के लिए बेसिक तरीके का यूज नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आप अपना आंसर देना। भाई 7 एक कम 7 बचेगा कितना भाई? 6 62 हो जाएगा। 7 8 कितना हो जाएगा? 56 फिर कितना बचेगा भाई? 6 63 हो जाएगा। तो 7 नमा कितना हो जाएगा? 63। तो भाई 0 बचेगा। 0 में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आपको आगे जाना हो चाहे आपको पीछे जाना हो। तो उस दिन कौन सा दिन होगा भाई? सैटरडे का दिन होगा। आगे देखना भाई, संडे है, 7 से 19 दिन पीछे जाना। 7 से डिवाइड करोगे, 7 एक कम 7, 7 दूना 14 कितना बचेगा? 5। भाई 5 दिन पीछे जाना है। इससे बेहतर आपको क्या मिलने वाला है कि सर हम आज से 2 दिन कहाँ जाएंगे, आगे जाकर आंसर देंगे। तो संडे के बाद भाई मंडे, मंडे के बाद कौन सा दिन आ जाएगा? तो दिन आपका हो जाएगा ट्यूसडे। 7 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। 2 माइनस होगा। तो भाई मंडे से 2 दिन पीछे जाना ही बेहतर है, 5 दिन आगे नहीं जाना बेहतर है। तो 1 दिन पीछे जाओगे तो संडे, और 1 दिन पीछे जाओगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर सैटरडे आ जाएगा। आज सैटरडे है, 1947 दिन पहले पूछा है। 7 दूना 14 बचेगा 5 54 हो जाएगा। 7 7 49 बचेगा 5 7 8 56 1 हो जाएगा। तो 1 दिन पीछे जाओगे तो 1 दिन पीछे जाने पर कौन सा दिन मिल जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर फ्राइडे। तो समझ में आ गया? यदि आज का दिन देकर आगे के दिन पूछे जाएं या पीछे के दिन पूछे जाएं तो दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे। जितना शेषफल आएगा उतना हम आगे जाना होगा तो आगे, या पीछे जाना होगा तो कहाँ जाएंगे भाई? पीछे। इस बात को जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं भाई हम अगले क्वेश्चन पे। चलो अब हम आते हैं मंथ के बारे में लिखते हैं। तो साथ में आप लिखते रहिएगा। अब हम मंथ के बारे में डिस्कस कर लेंगे और उस महीने में कितने ऑड डेज बनेंगे। भाई ऑड डेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह बेसिक है या बेस है इस चैप्टर का। यदि पूरे कैलेंडर को समझना है तो ऑड डे आपको समझ में आना चाहिए। साथ साथ में लिखते रहिएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और एक हो गया भाई आपका दिसंबर।
चलो भाई, जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो आपका जवाब होगा सर 31 दिन होते हैं। विषम दिन उसे कहा जाता है जब दिनों की संख्या को आप किससे डिवाइड करते हो भाई? 7 से। तो यदि हम 31 को 7 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर कितना बचने वाला है? तो आपका जवाब होगा सर 3 बचने वाला है। फरवरी की बात करोगे तो कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें 28 दिन की होती है और कुछ साल कितने होते हैं जिसमें 29 दिन की होती हैं। कब 28 की होगी, कब 29 की होगी, सारी बातें डिस्कस की जाएगी। तो पहले बोर्ड पर फोकस करना, जो बताया जा रहा है वो लिखते जाना। यदि आपकी 28 की होती है तो 0 बचेगा और 29 की होती है तो 7 से डिवाइड करने के बाद से कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा। मार्च की बात करोगे तो मार्च में कितने दिन? 31 होते हैं, 3 बचता है। अप्रैल की बात करोगे तो आपके 30 दिन होते हैं, इसमें कितने बचते हैं भाई? 2। मई में 31 दिन होते हैं तो कितने बचने वाले हैं आपके? 3। जून में आपके 30 दिन होते हैं, इसमें कितने दिन बचते हैं भाई? 2। जुलाई और 31, 2 ऐसे महीने हैं पूरे साल में जिसमें दिनों की संख्या बराबर होती है और वह एक क्रम में आते हैं, सीक्वेंस में आते हैं। तो इनमें विषम दिनों की संख्या 3 और इसमें भी कितनी भाई? 3। सितंबर में दिनों की संख्या 30, यहाँ कितना बचेगा भाई? 2। अक्टूबर में आपके 31, कितना बचने वाला? 3। नवंबर में आपके 30, कितना बचने वाला? 2। और दिसंबर में कितने दिन हो जाते हैं? 31, कितना बचने वाला है भाई? 3। यह जो नंबर ऑफ ऑड डे हैं विषम दिन है, यह आपको प्रॉपर याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम आगे इसका यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिखना होता है अप्रैल में 2 दिन बचेंगे, मई में 3 दिन बचेंगे। तो हमारी आपसे एक सलाह है भाई, यह चीज़ें एक बार माइंड में काउंट कर लेना और सीक्वेंस में याद कर लेना कब कब होने वाले हैं। यदि हम आपसे पूछें कि 31 तारीख कितनी बार आती है, 31 तारीख वाले महीने कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर ऐसे महीने आपके कितने होते हैं? तो ऐसे महीने आपके 7 होते। कौन से होते हैं भाई? बोर्ड पर देखना। तो जनवरी होगी आपकी, मार्च होती है, मार्च के बाद मई होती है, मई के बाद आपकी जुलाई, जुलाई के बाद आपका अगस्त, अगस्त के बाद आपका अक्टूबर होता है और अक्टूबर के बाद कितना होता है भाई? दिसंबर होता है। तो 2, 2, 4, 2, 6, कितना? 7। तो 31 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। जब आपसे पूछा जाएगा कि 30 दिन वाले महीनों के नाम बताइए तो ऐसे महीनों की संख्या कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा सर 4। एक तो आपको मिलता कब है? तो आप कहोगे सर अप्रैल में मिलता है, उसके बाद आपको जून में मिलता है, उसके बाद आपको सितंबर में मिलता है और एक आपको मिल जाता है भाई नवंबर में मिल जाता है। तो 7 4 कितने हो गए? 11। एक ऐसा मंथ होगा जिसमें 28 होगी, या तो कितनी निकल कर आने वाली है? 29। तो वह महीना आपका फरवरी का हो जाता है। यदि आपसे पूछे 2 ऐसे सीक्वेंस में बताइए जिसमें नंबर ऑफ डेज सेम हो, 2 क्रमागत महीनों के नाम जिसमें दिनों की संख्या आपकी समान हो और क्रम से आने चाहिए, उनके नाम हो जाएंगे आपके जुलाई और अगस्त, जो क्रम से भी आते हैं और उसमें दिनों की संख्या क्या होती है भाई? समान होती है। चलो यहाँ तक चीज़ें कॉपी कर लियो, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो कुछ बातें हम लिखते चलेंगे, वहाँ से डिस्कस करेंगे। तो भैया लिखना नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। लिखिएगा नोट करके पॉइंट। दिए गए वर्ष को 4 से भाग देने पर, दिए गए वर्ष को 4 से भाग देने पर यदि कोई वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसी को बोला जाता है भाई साधारण वर्ष। यानी ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम नाम देंगे साधारण वर्ष। नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। द ईयर विच इज completely not divided by 4 is called normal year। अगर साधारण वर्ष में हम बात करेंगे दिन कितने होते हैं तो आपका जवाब होगा सर जो नंबर ऑफ डेज होते हैं किसी नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष में उनकी संख्या होती कितनी है? तो 365 होती है। कितनी होती हैं? 365। और यदि इसे हम 7 से भाग दें तो 52 बार जाएगा। 7 पचे 35, 7 दूना 14। तो जितनी बार भागफल जाता है उतना आपको याद है, वो उतने क्या बनते हैं भाई? सप्ताह। और जितने आपके शेष बचते हैं उतने क्या होते हैं भाई? आपके विषम दिन होते हैं। और फरवरी कितने दिनों की होती है? तो आपका जवाब होगा सर फरवरी 28 डेज की होती है। क्लियर है भाई? यानी ऐसा वर्ष जिसे 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी
उसे नॉर्मल ईयर कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। और ये एग्जाम्पल के तौर पे यदि समझोगे ऐसे कौन से दिन होते हैं, तो जैसे हमने लिखा भाई 1947, 1999, 2000 हमने लिख दिया भाई 3, 2000 हमने लिख दिया भाई 21। बुक में यह डेफिनेशन थोड़ी सी अलग लिखी गई होगी। यदि वर्ष के अंतिम दो संख्या को 4 से भाग देने पर विभाजित न हो तो भाई 4 से डिविजिबिलिटी का यदि आपसे रूल हम पूछें क्या होता है, तो यही होता है कि जब कोई नंबर यदि हमें पता करना हो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लास्ट 2 डिजिट को हम यदि 4 से डिवाइड करें और कंप्लीटली वो डिवाइड हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाती है भाई 4 से। इसीलिए आपको पूरे वर्ष का चेक करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कितने डिजिट चेक करने की ज़रूरत है भाई, लास्ट की 2 डिजिट यदि वह डिवाइड नहीं हो रही है 4 से, इसका मतलब वह साधारण वर्ष होगा और इसमें जो दिनों की संख्या 365 होगी, सप्ताह आपके 52 बचेंगे और एक विषम दिन आएंगे। फरवरी कितने की आएगी भाई 28 की आ जाएगी। चलो दूसरा लिखिएगा भाई लीप ईयर, अधिवर्ष या लीप वर्ष कहा जाता है इसे। लीप ईयर या इसे कहा जाता है भाई हिंदी में अधिवर्ष, या फिर इसी को बोला जाता है भाई लीप वर्ष। दोनों बातें भाई सेम है, लीप वर्ष या अधिवर्ष। अधिवर्ष की मीनिंग यह होती है कि इसमें अधिक दिन होते हैं। तो कैसे पता करोगे कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, तो यदि कोई वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या नाम देते हैं भाई लीप वर्ष देते हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर लेना या लिख लेना। यदि कोई वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होता है तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। द ईयर विच इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। चीज़ें क्लियर है भाई। अब हम बात करते हैं लीप ईयर में। एग्जाम्पल के तौर पे यदि वर्ष लिखोगे तो कौन से लिखोगे, तो आप कहोगे सर 1992 है, 1996 है, आपके 1944 है, 2000 आपके 16 है, 2000 आपके 12 है। सीक्वेंस में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हो। तो सभी को 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग सभी को देना है, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो पूरे को डिवाइड ना करके लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड करोगे, और ये सभी नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं भाई 4 से। इसीलिए इसे कौन सा वर्ष कहा जाता है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या जब ज्ञात करोगे तो इसमें 365 नहीं, कितने दिन होते हैं 366। और जब इसमें बात करोगे तो 7 पचे 35, 7 दूना 14, तो 52 बार जाएगा, तो 52 तो सप्ताह हो जाते हैं और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, और इसी 2 दिन को क्या नाम दिया जाता है भाई ऑड डेज दिया जाता है। 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 52 बार जाएगा, तो उसी को नाम दे दिया जाता है आपका सप्ताह, और जो शेषफल बच जाते हैं उन्हीं को नाम क्या दे दिया जाता है भाई विषम दिन। इतनी चीज़ें नोट कर ली हो तो भाई आगे बढ़ते हैं, इसे जल्दी से नोट करो भाई। चलो भाई नोट कर लिए हो। अब अगला लिखिएगा भाई सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष। सेंचुरी से मतलब आप समझते हो कि क्रिकेट्स में जब पहली सेंचुरी लगती है तो भाई कब लगती है, तो आपका जवाब होगा जब क्रिकेटर 100 रन बना लेता है तो उसकी पहली सेंचुरी पूरी होती है। जब 200 रन वह बनाता है तो कितनी सेंचुरी पूरी होती है, उसकी दूसरी सेंचुरी पूरी होती है। उसी तरीके से जब शताब्दी की बात की जाएगी कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, तो जब 100 साल पूरा होगा तो उसे हम 1 शताब्दी बोलेंगे, कंप्लीट हो गई। 2 पूरा होगी तो उसे हम 2 बोलेंगे, यानी हमेशा वह किसके मल्टीपल में दिखाई देने वाली। तो आपका जवाब होगा सर वह मल्टीपल में दिखाई देगी हमेशा, किसके भाई 100 के मल्टीपल में ही दिखाई देगी। चीज़ें आपको क्लियर हैं। यानी ऐसा कोई भी वर्ष जिसके अंत में 2 जीरो जुड़े हों या फिर वह 100 के गुणज हो, 100 के मल्टीपल में दिखाई दे, उसे हम क्या कौन सा वर्ष कहते हैं भाई, शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए आप किस शताब्दी में हो, तो आपकी 21वीं शताब्दी चल रही है, उसे पूरा नहीं हुई है। 20 शताब्दी आपकी क्या हो गई है, पूरा हो गई है। जब 100 साल पूरा हुए तो पहली शताब्दी, जब 200 साल पूरा हुए तो दूसरी शताब्दी, जब 300 साल पूरा हुए तीसरी शताब्दी। तो हर 100 के ही पेयर में शताब्दी वर्ष मिलते हैं आपके। तो जब कभी पूछा जाए कौन सा वर्ष शताब्दी होगा, तो जिसके लास्ट में 2 जीरो दिखाई दे। भाई अगर कोई नंबर 100 के मल्टीपल में चलेगा तो उसके लास्ट में 2 जीरो तो आने कन्फर्म ही है।
तो ऐसी शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जिसके लास्ट में भाई 2 जीरो दिखा है। 100 हो गया आपका, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 700 हो गया। अब नंबर क्रम से नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं भाई। 1700 हो गया, 1100 हो गया, 1300 हो गया। यह सभी के सभी कौन से वर्ष हैं? तो आपका वर्ष होगा भाई, यह सभी शताब्दी वर्ष हैं। अब इस शताब्दी वर्ष को भी यदि हम डिवाइड करके डिस्कस करना चाहें तो 2 पार्ट्स के होते हैं भैया। एक को बोला जाता है भाई नॉर्मल सेंचुरी ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर बोला जाता है। साधारण शताब्दी वर्ष बोला जाता है इसको। और साधारण शताब्दी वर्ष में, साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो भाई साधारण शताब्दी वर्ष उसे करते हैं जो 400 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम नाम देते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। हम ये अगली क्लास में यही बात डिस्कस करेंगे, क्यों हम 4 से डिवाइड किए हैं, क्यों फरवरी 29 के लिखे हैं, कब 400 से डिवाइड कर रहे हैं। अभी बस आप बेसिक बताई जा रही हैं, तो आप चलते रहना, नोट करते रहना भाई। तो ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं उसे हम साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। सेंचुरी ईयर विच इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 400 इज कॉल्ड नॉर्मल सेंचुरी ईयर। तो भैया 100, 200, 300, 300 हो गया भाई, 500 हो गए, 700 हो गए। ऐसे सभी ईयर की काउंटिंग कर लेना जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई? तो साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो भाई ऐसी शताब्दी जो 400 से विभाजित ना हो, तो जिसके अंत में 2 जीरो है, तो यह शताब्दी वर्ष दिखाई दे रहा है। और यह शताब्दी आपकी जब 400 से डिवाइड करोगे तो यह पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी, इसीलिए इसे कौन सा वर्ष कहा जाएगा भाई? साधारण शताब्दी। और साधारण शताब्दी में यदि आप दिनों की संख्या की बात करोगे तो साधारण शताब्दी में दिन पूछोगे तो इसमें भी बेटा 365 ही दिन होते हैं। और 365 दिन को आपको पता है जब भाग दोगे तो 52 बार जाएगा, तो 52 आपके सप्ताह होंगे। लेकिन एक दिन ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा दिखाई देगा, और यही एक दिन क्या बनने वाला है? तो आपका जवाब होगा सर ये 8 डेज बनता है। चीज़ें आपको क्लियर है? और जब भी आपकी फरवरी 28 की होती है, उसी साल दिन कितने बनते हैं भाई? 365। जब आपके 366 दिन हो जाते हैं तो आपकी फरवरी एक एक्स्ट्रा हो जाती है, वो 29 की हो जाती है। चलो एक और बच गया भाई नॉर्मल के अलावा भाई, इसी में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई लीप सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? ज़रा बोर्ड पर देखना। लिखिएगा भाई लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष लिखिएगा भाई, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। तो भाई ऐसी कोई शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं भाई? लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। यदि कोई शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम कौन सा वर्ष कहते हैं भाई? लीप शताब्दी। The century year which is completely divided by 400 is called leap century year. नंबर ऑफ डेज की यदि बात करोगे किसी लीप सेंचुरी ईयर में तो वह आपके कितने होंगे भाई? एक दिन एक्स्ट्रा होंगे। और फरवरी कितने की मिलती है भाई? 29 की मिलती है। जैसे हम कह दे भैया 400, 800, 1200, 1600, 2000। भाई यह सभी, पहले तो यह बताओ कि क्या यह सेंचुरी ईयर दिखाई दे रहे हैं, शताब्दी वर्ष हैं? हाँ सर, क्योंकि इनके लास्ट में 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं। और यह सभी किससे डिवाइड हो रहे हैं? तो आपका जवाब होगा सर यह सभी 400 से डिवाइड हो रहे हैं। इसीलिए भाई ये कौन से वर्ष होंगे भाई? साधारण शताब्दी न होकर वह लीप शताब्दी वर्ष होंगे। यदि नंबर ऑफ डेज की तुम बात करते हो कि कितने दिन होते हैं, दिनों की संख्या, तो भाई इसमें दिनों की संख्या आपकी 365 नहीं होती है, बात ध्यान दीजिएगा। और इसको जब डिवाइड करोगे 366 को तो भाई 52 बार जाएगा। और जब 52 बार जाएगा तो यही 52 आपके सप्ताह बन जाते हैं। और इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं? 2 दिन। और इसमें फरवरी कितने दिनों की होती है? तो आपका जवाब होगा सर इसमें फरवरी 28 की नहीं, कितने की होती है भाई? 29 की।
चीज़ें यदि क्लियर हो तो भाई एक बार कमेंट करके बता देना, हाँ सर क्लियर है सारी बातें। भाई साधारण वर्ष उसे कहा जाता है जो 4 से डिवाइड नहीं होता है। ऐसा कोई भी ईयर ले लो, यदि आप 4 से डिवाइड करते हो, वह कंप्लीटली डिवाइडेड ना हो, तो उसे हम कहते हैं भाई नॉर्मल ईयर। नंबर ऑफ डेज की बात करोगे नॉर्मल ईयर में तो आपके नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं 365 ही होते हैं। आपके 52 सप्ताह हो जाते हैं और एक विषम दिन हो जाते हैं, 52 वीक्स बनते हैं और एक आपके ऑड डेज बन जाते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा लीप वर्ष किसे कहते हैं, तो वर्ष को 4 से ही डिवाइड करोगे, लेकिन पूरी तरीके से यदि डिवाइड हो जाता तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। इसमें दिनों की संख्या एक दिन एक्स्ट्रा होती है, 366 होती है, और इसमें 52 सप्ताह और कितने विषम दिन बनते हैं भाई 2 बनते हैं। इसके बाद से हमने एक बार डिस्कस की कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। तो शताब्दी वर्ष उसे कहा जाता है जिसके अंत में 2 जीरो दिखाई दे। जैसे सेंचुरी लगती है भाई क्रिकेट में, 100 पर पहली सेंचुरी, 200 पर दूसरी सेंचुरी। तो उसमें 2 टाइप्स के हमने ईयर को डिस्कस किया था। एक हमने यह डिस्कस किया था कि आपके नॉर्मल सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं। तो भाई अब 400 से डिवाइड करके हम पता करते हैं। यदि कोई वर्ष 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम नाम देते हैं भाई नॉर्मल सेंचुरी ईयर। नंबर ऑफ डेज यही होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, एक भाई ऑड डे बनते हैं। फरवरी आपकी 28 की होती है, चीज़ें ध्यान दीजिएगा। लास्ट में हमने यह डिस्कस किया कि लीप सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं। तो भाई लीप सेंचुरी ईयर उसे कहते हैं जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और इसमें नंबर ऑफ डेज की बात करोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा आती। जब भी किसी वर्ष के साथ लीप जुड़ेगा तो हमेशा उसमें 366 दिन होंगे। फरवरी 28 की नहीं, कितने दिनों की होती है भाई, तो 329 दिनों की होती है। अब हम एक क्लास में आज एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्यों फरवरी 28 की होती है और क्यों फरवरी आपकी 29 की होती है। तो जब कैलेंडर बनाया जा रहा था तो कैलेंडर बनाने के लिए हमें हमेशा किसी बेस की ज़रूरत होती है। जब आप कुछ भी चीज़ें बनाते हो तो कुछ आपके पास में बेस होना चाहिए। तो बेस यह माना गया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लेगी उसी को क्या नाम दे दिया गया भाई, 1 वर्ष दिया गया। तो जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है भाई वह 365 दिन में और 5 घंटे प्लस 48 मिनट और लगभग कुछ सेकंड में लगाती है, जिसे हम 46.6 सेकंड नाम दे देते हैं भाई। यानी जो सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगता है उसी को 1 वर्ष मान लिया गया था, लेकिन 1 वर्ष पूरे चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगा। अब ज़रा ध्यान देना, यह बात बताने जा रहे हैं क्यों 4 से डिवाइड करते हैं और क्यों 400 से डिवाइड करते हैं। तो भैया दिक्कत यह हुई कि हमने 1 वर्ष को क्या मान लिया भाई 365। हमने नॉर्मली यह कह दिया कि हर एक साल कितने दिन का होगा भाई, आपने कहा कि सर 365 दिन का होगा। जैसे आपको पता है कि पहला साल कितने दिन का होता है भाई 365 का। हमारे पास जो यह टाइम दिखाई दे रहा था भाई 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का, यह लगभग कितने घंटे का टाइम था भाई 6 घंटे का। तो जब पहला साल आया तो हमने सिर्फ कितने दिन की काउंटिंग की, 365 की, और यह लगभग 6 घंटे का समय हमने कैलेंडर में छोड़ दिया। रीज़न यह हुआ छोड़ने का क्योंकि हमें कैलेंडर में अगर कम से कम दिन लिखने होंगे तो कितने दिन लिखने होंगे, 1 दिन, और उसके लिए कम से कम कितने घंटे की ज़रूरत होगी। तो आपका जवाब होगा सर 24 घंटे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कितने घंटे दिखाई दे रहे थे भाई 6 घंटे। तो जब पहला साल गुजरा तो हमारा कैलेंडर पीछे जाएगा कि आगे हो जाएगा, तो मेरा कैलेंडर भाई पीछे होगा। इसलिए जब हमने 365 प्लस 6 घंटे ऐड करने थे, लेकिन हमने सिर्फ 365 ऐड किया, इस 6 को छोड़ दिया, तो भाई 6 घंटे कैलेंडर हमारा कहाँ हो गया भाई पीछे। अरे साल में आपको ऐड करने थे 365 दिन और 6 घंटे, आपने सिर्फ 365 ऐड किया तो 6 घंटे तो आप पीछे हो गए। तो 1 साल जब गुजरा भैया 6 घंटे क्या किया गया था भाई, छोड़ दिया गया था। और यह जो 6 घंटे आपका छोड़ा गया था वह 1 साल में हमारे कैलेंडर को कितने घंटे लेकर पीछे चला गया, तो आपका जवाब होगा सर वह 6 घंटे लेकर पीछे चला गया। फिर से जब दूसरा साल आया तो फिर से 6 घंटे हमारा कैलेंडर पीछे हुआ, और 2 साल में हमारा कैलेंडर कितने घंटे पीछे हो गया था, 12 घंटे। 3 साल आया तो फिर से कैलेंडर 6 घंटे पीछे हुआ, 18 घंटे।
और जब 4 साल आया तो हमारा कैलेंडर फिर से 6 घंटे पीछे हो गया। तो टोटल कितने घंटे हो चुका था पीछे? तो आपका जवाब होगा सर 24 घंटे। तो 4 सालों में हमारा कैलेंडर कितना घंटे पीछे हो गया था? 24 घंटे। और यही 24 घंटे कितने दिन के बराबर हो गया? 1 दिन के। और हमें सबसे कम यदि कुछ लिखना है कैलेंडर में तो 1 दिन ही लिख सकते हैं। और उसके लिए कितने घंटे की ज़रूरत थी? तो आपका जवाब होगा सर 24 घंटे। 1 साल में 6 घंटे पीछे हुआ तो 4 साल में कैलेंडर हमारा कितने घंटे पीछे हो चुका था? तो आपका जवाब होगा सर 1 दिन पीछे हो गया था। तो हमने इसी 1 दिन को बैलेंस करने के लिए हमने कहा कि हर 4 साल में फरवरी 28 की नहीं कितने की पढ़ी जाएगी भाई? 29 की पढ़ी जाएगी। और यही 1 दिन जो जोड़ा गया वह कहाँ गया था जोड़ा गया? तो आप कहोगे फरवरी में। और फरवरी में भाई कितने की माना गया? तो 29 की फरवरी को माना गया। बात समझ में आ गई? और 29 फरवरी माना गया तो इसीलिए कहा गया हर 4 साल में क्या आएगा भाई? लीप वर्ष आएगा। तो भाई जब 4 साल आया तो फिर से 29 आएगा, फिर 4 साल जुड़ेगा तो 6 घंटे जाते जाते 24 घंटे होगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा। तो कितने के अंतराल पर आ रहा भाई? 4 से। इसीलिए हम 4 से वर्ष को भाग देकर पता करते हैं कि कब लीप वर्ष मिलेगा, क्योंकि हर 4 साल बाद 6 घंटे घटते हुए 1 दिन पीछे होता है। और उसी दिन को हम 28 फरवरी की बजाय 29 फरवरी लिखकर मैनेज करते हैं। और लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए इसीलिए हम किससे डिवाइड करते हैं भाई? 4 से। चीज़ें क्लियर हैं? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यह 6 घंटे का जो टाइम था जो आपने कैलेंडर में यहाँ मान के बैलेंस किया 1 दिन को, वो असल में 6 घंटे का टाइम नहीं था भाई। इसमें भी गलती हुई और यह 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड को लगभग हम मान सकते हैं 49 मिनट। तो लगभग 49 मिनट के बाद से 49 1 50 10 60 11 मिनट का टाइम अधिक ले लिया गया। कितने मिनट का भाई? 11 मिनट का टाइम अधिक ले लिया गया भाई। हमने जब 6 घंटा काउंट करके इसे 1 दिन बैलेंस किया कैलेंडर को, तो भैया 6 घंटे तो था ही नहीं, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड था, लगभग 5 घंटे 49 मिनट का टाइम था। और यही बेटा 11 मिनट का टाइम हमने इसमें अधिक जोड़ लिया है। अब भाई आपने कैलेंडर में 11 मिनट अधिक जोड़ लिए हो, तो जब आपने कैलेंडर में 11 मिनट टाइम अधिक जोड़े हो तो हमारा कैलेंडर आगे होगा कि पीछे होगा? तो आपका जवाब होगा सर हमारा कैलेंडर अब आगे जाएगा। यानी 1 साल में जब बात करोगे तो हमारा कैलेंडर कितने मिनट आगे जा चुका था? 11 मिनट, क्योंकि हमने कितने मिनट अधिक समय जोड़ लिया था? 11 मिनट। लेकिन 11 मिनट का एक ऐसा टाइम है जो हम इसे 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैलेंडर 1 दिन आगे पीछे जाने के लिए कितने घंटे की ज़रूरत पड़ती है? 24 घंटे। यहाँ तो बेटा सिर्फ कितने मिनट दिखाई दे रहे हैं? 11 मिनट दिखाई दे रहे हैं। तो फ़र्क कितने साल में पड़ेगा? इस 11 मिनट को मैं घंटे में चेंज कर रहा हूँ। तो 1 साल में यदि आपसे पूछे कितने घंटे पीछे आगे जाएगा तो 11/60 घंटे होंगे। और इसे डिवाइड करोगे तो आपके निकल कर 11/60 घंटे होंगे। चलो ठीक है, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। 11 बट्टे कितने घंटे हो जाएंगे? 60 घंटे। यानी 1 दिन में हमारा कैलेंडर कितने घंटे आगे हो गया? 11/60 घंटे। तो यह 1 साल 2 साल 4 साल में नहीं दिखाई दिया फर्क बेटा। 100 साल में जब हमने अंतर चेक किया तो 11/60 गुणे कितना हो जाएगा? 100 1 0 से 1 0 2 5 10 और 2 3 कितना भाई? 6। 11 5 कितना हो जाएगा भाई? 55 हो जाएगा। 55/3 कितनी बार जा रहा भाई? 18 3 54। तो लगभग कितने, अप्रॉक्सीमेट में टाइमिंग काउंटिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्ट काउंटिंग करके आप बैलेंस नहीं कर सकते हो। कितने घंटे हो गए भाई? 18 घंटे। तो जब 100 साल आया तो हमारा कैलेंडर कितने घंटे आगे जा चुका था भाई? 18 घंटे। जब 200 साल गुजरा तो हमारा कैलेंडर कितने घंटे जा चुका था भाई? फिर से 18 घंटे जा चुका था। और जब फिर से 300 साल गुजरा तो फिर से हमारा कैलेंडर कितने घंटे आगे चला गया? फिर से भाई 18 घंटे। और फिर से जब 400 साल गुजरा तो हमारा कैलेंडर 18 घंटे और आगे जा चुका था। तो 400 साल में हम यदि पता करोगे तो 18 चौक कितना हो जाएगा? 72 घंटे हमारा कैलेंडर आगे था। और 72 घंटे का मतलब कितना हो जाता है? 3 दिन हो जाता है। 24 का पेयर निकालोगे तो भाई 24 घंटे का पेयर निकालोगे तो 3 दिन कैलेंडर हमारा आगे हो गया। कितने सालों में? 400 साल में। भाई आगे हो चुका है तो कैलेंडर मेरा गलत हो जाएगा, तो उसे हमें क्या करने की ज़रूरत है? तो आपका जवाब होगा सर उस कैलेंडर को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। और बैलेंस करने की ज़रूरत है तो उस कैलेंडर को कैसे बैलेंस किया जाएगा? यह देखो, हमें 400 साल में
कितने दिन घटाने हैं, 3 दिन, क्योंकि 3 दिन क्या हो चुका है, अधिक। अब ये 3 दिन घटे कैसे, उसके बारे में जान लेना भाई। जैसे भाई 100 साल आया तो 100 तो 4 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन आपने इसे लीप वर्ष नहीं माना। याद कीजिए पिछली अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि यह नॉर्मल सेंचुरी ईयर है और इसमें फरवरी 28 की नहीं कितने की होगी, सॉरी 29 की नहीं कितने की होगी, 28 की होगी। इसे 4 से डिवाइड करते तो यह पूरी तरीके से डिवाइड होता है। ऐसे जब 4-4 का पेयर आप निकालते चलोगे तो भाई 96 तक तो 4 का ही पेयर आएगा, लेकिन 96 के बाद से 100 4 साल में मिलता है, लेकिन लीप वर्ष नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि यहाँ से हमने 1 दिन घटाने का डिसीजन लिया, किस लिए, क्योंकि यह 3 दिन जो आगे हुआ था, तो जब 100 साल पूरा हुआ तो 1 दिन यहाँ से घटा दिया गया। कैसे घटाया गया, यह 4 से तो भाग जा रहा था, लेकिन हमने यह डिसाइड किया इसे हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे, इसे हम नॉर्मल सेंचुरी ईयर मानेंगे और इसमें फरवरी 28 की ही पढ़ेंगे, ताकि इस 3 दिन को 1 दिन घटा दे। उसके बाद से फिर से जब 200 आया, तो जब 200 आया तो पता चला कि भाई 1 दिन इससे यहाँ और घटाना है, तो इसको 4 से भाग देने पर डिवाइड तो हुआ, लेकिन इसीलिए हमने इसे डिवाइड किया किससे भाई, 400 से, और इसे हमने साधारण शताब्दी माना। 4 के पेयर में इसे काउंटिंग न करके 1 दिन और घटाया, फरवरी 200 साल में भाई 28 की ही होगी, क्योंकि नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। जब इसी तरीके से 300 साल हुआ तो फिर से 1 दिन घटा दिया गया। तो भाई आप देखोगे तो 300 साल तक भाई कैलेंडर में जो यह 3 दिन बढ़े थे, यहाँ से 3 दिन पूरी तरीके से क्या कर दिए गए भाई, घटा दिए गए। कैलेंडर हमारा बैलेंस हो चुका था। तो जब 400 साल आया तो इसी को हमने क्या मान लिया भाई, लीप शताब्दी वर्ष। और लीप शताब्दी वर्ष मान के फरवरी को कितने को मान लिया, 29 को। तो आपको पता है जब 100 के पेयर में रहेगा तो हमारा कैलेंडर कितने 100 साल में बैलेंस करना पड़ेगा, तो भाई 400 साल में बैलेंस हो जाएगा। और इसीलिए हर 400 साल में आपको शताब्दी के बेस पर लीप शताब्दी काउंटिंग करनी होती है, इसीलिए किससे डिवाइड किया जाता है भाई, 400। फिर भाई जब 500 आएगा तो फिर से 1 दिन घटेगा, फिर भाई 600 आएगा तो फिर से 1 दिन घटेगा, फिर 700 आएगा तो फिर से 1 दिन घटेगा, 3 दिन घट जाएगा। फिर जब 800 आएगा तो उसे हम लीप मान लेंगे और उसमें 29 की काउंटिंग करेंगे। सारी चीज़ें यदि क्लियर हो गई हैं तो भाई एक बार कमेंट करके भाई बता दो यस सर सभी चीज़ें क्लियर हैं। भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई तब तक के लिए जय हिंद।